आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में। और जैसा कि इस बात को आप जानते हैं कि ये जो आपका सीरीज है इसमें वन शॉट का मीनिंग क्या होता है आप जानते ही हैं। मतलब कि वन शॉट में हर एक चैप्टर का जो एनालिसिस है, जो उसका डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी व्याख्या है, हम आपको वन शॉट में दे रहे हैं। इसका आप इसके बारे में आप ये बोल सकते हैं कि सर कि इस वन शॉट को कर लेने से जो आपको ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, या उस चैप्टर से आने वाले कुछ जो भी सवाल है वो आपसे बनेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जिस चैप्टर का, उसका नाम क्या था, श्रम, विभाजन और जाति प्रथा। लेकिन जो आपका आज का क्लास है सर, इसका नाम है 20 के दांत, और इसको लिखने की कोशिश की गई है सर किनके द्वारा? तो नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा। तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड क्या करती है आपके साथ, लेखक परिचय का मतलब क्या होता है कि जिस किसी भी चैप्टर को जिस किसी लेखक के द्वारा लिखा जाता है, तो वहां से भी सवाल पूछता है आपका एग्जामिनर। ठीक है जी। जैसे लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो किस शताब्दी के कवि रहे हैं या लेखक रहे हैं, वो किस नाम से फेमस है, मतलब उनका निक नेम क्या रहा है, या उनका पेन नेम क्या है, या उनका उपनाम क्या है। कुछ सवाल यहाँ से चला आता है। उनके पिताजी के नाम, माताजी के नाम, या फैमिली से रिलेटेड कुछ सवाल चले आते हैं। उनका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था, वो किस प्रकार, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, आप बोलते वृत्ति, ये सब चला आता है। फिर इसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क्स का जो आपका सवाल आता है आपके एग्जामिनेशन में, जिसको आप जानते हैं हाउ टू राइट एन ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे ये सवाल आपसे पूछूं, मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हैं, दिख रही है आपको अच्छे से। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ लूँ आपसे, कि आपसे एक सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हाउ टू राइट एन ऐसे, हाउ टू राइट एन ऐसे, या तो आप ये बोल सकते हैं, या आप इसी को आप ये बोल लीजिए कि आपके एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं कि राइट एन ऐसे, राइट एन ऐसे, और आपको टॉपिक क्या दिया, ऑन योर फेवरेट, FAVIORATE, ऑन योर फेवरेट पोएट मान लीजिए, या मान लेते हैं राइटर, WRITER। हमने यहाँ पे लिखा ऑथर, AUTHOR, नरेटर, NO। ठीक है, जो भी आपका देख लीजिएगा आप। हालांकि सबका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होगा। तो हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश ये किया है सर कि अगर आप लेखक परिचय को कायदे से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर उससे जो सवाल आता है वो तो बनेंगे ही आपसे। उसके साथ साथ किसी लेखक के बारे में कैसे लिखना है, क्या उनकी भूमिका होगा, कैसे उनका उनका आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन, कैसे किसी का परिचय देना है, इन तमाम बातों को आप सीखते हैं, समझते हैं। तो आज की इस क्लास में कोशिश करते हैं NCERT। हालांकि ऐसा करना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, BTBC बोल रहे थे, चूंकि आपका स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड को BTBC से आपका काम चल जाएगा। तो BTBC में जो भी आपका सिलेबस, आपके सिलेबस में जो कुछ भी दिया गया है, जो भी आपका पाठ्यचर्या है, हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। और जब हम नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में बात कर लेंगे, तब कोशिश करेंगे ये जानने का कि ये किस प्रकार के हैं लेखक, किस प्रकार के कहानीकार हैं। और ये जो कहानी है, या ये जो आपका चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत, ये किस प्रकार की कहानी है? ये कहानी है, निबंध है, यात्रा वृतांत है, या किसी इंसान की जीवनी है, ये उपन्यास है, ये क्या है? ये बात करेंगे आपसे। इस बात को करने के बाद में हम थोड़ा सा बात करेंगे इसमें कि किस तरीके से व्यंग करते हैं। सरकाजम अलग वर्ड होता है, और व्यंग करना, तंज करना, टॉन्ट मारना, ये आपका अलग वर्ड होता है। तो हम लोग जो थोड़ा सा उन बातों पे डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को सीखे समझें। और आइए अब आप आज के इस क्लास को करते स्टार्टअप। हम पहले कोशिश करते हैं कि 10 सेकेंड के लिए आपके इस डिस्प्ले से थोड़ा सा हट जाए, सो दैट आप इसको एक झलक देख ले। ठीक है जी, एक बार देख लीजिए आप। हो गया? हो गया सर। चलिए आइए अब एक एक वर्ड को करते हैं ब्रेक और समझते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। ये बात आप यहाँ पे कायदे से बोल सकते हैं, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा।
हाँ, तो हमारा क्लास क्या था बच्चा पार्टी कि नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और अगर हम विजिबल नहीं है क्या? आई थिंक इट्स नॉट विजिबल। अभी विजिबल हो गया। पटना के बदर घाट में इनका जन्म हुआ था। वे जन्म से भोजपुरी भाषी थे। यहाँ पे अपने लिखा है ना जन्मना, का मतलब यहाँ ज़्यादा अच्छा हो जन्म से। भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन समझते हैं सर, इसी दर्शन को हम बोलते हैं इंग्लिश में फिलोसफी। इसी दर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोसफी बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोले? और ये जो हमारा वर्ड बना हुआ है कैसे? फिलो, PHIL और सोफिया वर्ड से सोफी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इस फिलो का मतलब होता है लव, LOVE, और सोफी का मतलब होता है विजडम, WISDOM। लव फॉर विजडम, ज्ञान के प्रति जो मोहब्बत होती है, हम इसे कहते हैं दर्शन, दर्शन शास्त्र। हम इसे पढ़ते फिलोसफी में, और यहीं से बनता फिलोसफर मतलब दार्शनिक। ये आपके इंडिया के रहे हैं, शंकराचार्य है, अरविंदो घोष है, ये सभी रहे हैं। इसके बाद मुझे लगता है क्या कि और भी रहे हैं शंकराचार्य, हालांकि आपके 32 ईयर्स में ही इनका डेथ हो गया था। लेकिन फिलोसफी के जितने भी रहे हैं विद्वान लोग, सबको ये हिला कर रख दिए थे। बात की बात आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा कहानी क्या है? वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महा, ये विजिबल मेरे लिए उतना नहीं दिख रहा होता है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। महा महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा जी के बड़े पुत्र थे, ये ज्येष्ठ पुत्र थे। माता जी का नाम था रत्नावती। इनके माता जी का नाम सर क्या था? रत्नावती शर्मा था। और उनके व्यक्तित्व निर्माण में, मतलब इनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इनके पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन एक बात आपको बोलेंगे हम, अगर आपके पापा डॉक्टर है, जस्ट इमेजिन इफ योर फादर इज अ डॉक्टर, और अगर वही काम, मतलब कि जो प्रोफेशन है डॉक्टर का होता है, अगर अगर आप अपने पापा को अक्सर देखिएगा या बराबर देखिएगा कि किस डिजीज में किस प्रकार के मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, कैसे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्ट किया जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है सर कि आप इस बात को कायदे से बोल सकते, समझ सकते हैं कि एक ही काम को बार बार अगर आप देखते हैं सामने से, तो मुझे लगता है क्या कि ना चाहते हुए भी वह काम आपको आ जाता है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस बात को आप मानते हैं ना? अब यहाँ हमारा कहानी क्या होगा? तो इनका जो करियर रहा, इनके भविष्य के निर्माण में, इनके व्यक्तित्व के निर्माण में, इनके पिताश्री और इनकी जो प्रगतिशील दृष्टि थी का बहुत ही बड़ी भूमिका रहा। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट, हालांकि ये पटना आपके बिहार की राजधानी है और इस बात को हम लोग जानते हैं कायदे से। तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से कॉलेजिएट स्कूल से हुई, और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। एमए को आप जानते हैं सर, इसी को बोलते हैं बाद में पीजी। इसी पीजी का बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट, या इसको आपने एमए बोला तो बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट। इसके बाद आप करते हैं एमफिल। एमफिल के बाद करते हैं क्या? पीएचडी करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करने के बाद जो है आप उस भाषा में रिसर्च करते हैं। आगे क्या है? वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ से आएगा आपका ऑब्जेक्टिव आपके क्लास में, आपके एग्जामिनेशन में। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं। और 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या हुए? अध्यक्ष हुए। और मृत्यु पर्यंत, हालांकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस है, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इस मृत्यु प्रांत, एक बार इसको देखिएगा कायदे से, मतलब इसका मीनिंग ये होता है मरने तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक वो क्या थे, क्या बोलते हैं उसको, इस पद पर वो क्या रहे? बने रहे। ठीक है, एक होता है मृत्यु प्रांत, मतलब मरने के उपरांत, मरने के बाद, एक वर्ड आपका ये हो गया। और यह है मृत्यु पर्यंत का मतलब होता है मरने तक। ये इसी कॉलेज के इसी पोस्ट पे क्या थे? डेजिग्नेशन आप बोल सकते हैं, ये उनका पद था और इसी पे बने रहे। आगे बात कर लेते हैं। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक, आलोचक के बारे में एक बात आती है बाद में सर।
इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म या इसी को बोलते हैं क्या, वर्ब के तौर पे क्रिटिसाइज करना। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हम या आप या आप या हम लोग आपस में किसी भी इंसान की आलोचना कब करते हैं? तो जब हमारी थिंकिंग उनके थिंकिंग से, मतलब कि जब हमारा विचार उनके विचार से या आपका विचार मेरे विचार से नहीं मैच करता है, देन दैट कंडीशन वी यूज टू डू व्हाट, क्रिटिसाइज। तब हम ऐसा करते हैं। हालांकि आप देखिएगा कभी कभी सामने वाले को इस तरीके से आपको धो देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी बेइज्जती भी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के रहे हैं ये आपका जो नलिनी विलोचन शर्मा जी, जो आपके लेखक है, आपके नहीं हम सभी के लेखक हैं, जो इस चैप्टर को लिखे हुए हैं जिसका नाम है 20 के दांत। 20 का मतलब जहर होता है, 20 के दांत जो लिखे हुए हैं। तो ये आलोचक रहे हैं। हालांकि आलोचक लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा एक अलग लेवल का मिलता है, आपको इंटरेस्ट, मजा आता है पढ़ने में। लेकिन इसको देखते हैं हमारा कहानी क्या है। नलिनी नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है, दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास। मुझे लगता है क्या कि अ, साहित्य का संबंध भाषा से है, भाषा का संबंध आपका वर्ण से है, और वर्ण का संबंध आपका ध्वनि से है, और ध्वनि का संबंध आपके कान से है। तो अगर हम कायदे से बात करें तो हमको एक बात समझ में यहाँ पे आती है सर, और वह बात समझ में ये आती है कि आपका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, साहित्य है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, कि साहित्य और भाषा में क्या अंतर है, और अगर आप जानते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा, इसको लिखिएगा। आगे हम बात करते हैं इसके बाद। साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास। एक सवाल है आपका कि उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। हालांकि यूपीएससी के इंटरव्यू में इस सवाल को पूछा गया था। अब आप पूछेंगे सर कि यूपीएससी के इंटरव्यू में सवाल जो भी पूछा जाता है वो तो बंद कमरे के अंदर होता है, इस बात को आप कैसे जानते हैं? तो एक्चुअली नॉट इन यूपीएससी इंटरव्यू, मतलब कि यूपीएससी के इंटरव्यू में नहीं, मतलब ये जो आपके दृष्टि वाले सर है, या संस्कृति आईएएस है, या आप बोल सकते हैं आपके बाजीराव है, या और भी लोग हैं जो आईएएस का करवाते हैं प्रिपरेशन दिल्ली में। तो उनके बच्चों का जब निकलता है प्री और मेंस, तो जब इंटरव्यू के वो लगवाते हैं मॉक टेस्ट वगैरह, एक बार दो बार जब उनको इंटरव्यू के लिए करवाते हैं प्रिपेयर, कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा, आप कैसे क्लास में इन करेंगे, आप कैसे बैठेंगे, किसी सवाल का आप आंसर कैसे करेंगे। तो वहाँ पे इस सवाल का आपको पूछा गया था कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। अगर आपको आता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बताइएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर में इसके बारे में बात करें। दूसरी बात ये है कि अभी के ज़माने में तो आपके पास यू हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेज ओवर देयर, लाइक चैट जीपीटी, एआई जिसको बोलते हैं आप। इसके बाद आपका गूगल है, विकिपीडिया है, यूट्यूब है, टीचर्स है, बुक्स है। आपके पास अभी बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर आप चाहें तो एक सेकंड तो नहीं, लेकिन एक मिनट में, विद इन 1 मिनट यू विल गेट ऑल द आंसर्स वॉट एवर यू वांट ऑन यूट्यूब या ऑन गूगल या एवरीवेयर। जहाँ पे एआई का ज़माना है तो वहाँ पे आपको पता ही होगा कि किसी भी सोर्स के किसी भी टॉपिक का इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इकट्ठा करना बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं? आगे बात करते हैं। आगे है सर हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद जी, साहित्य तत्व यहाँ पे होगा, और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत। हालांकि अभी आप इसको पढ़ने वाले हैं 20 के दांत को। और ये क्या लिखा है सर 20 के दांत के बाद? संग्रह है क्या? और के बाद क्या लिखा हुआ है? इज नॉट विजिबल फॉर मी। 17 शायद लिखा हुआ है। 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार। इट्स ओके, इट्स ओके, आई विल ओपन द पीडीएफ इन माय सेल्फ आल्सो। और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन। नकेन समझते हैं, नकेन के प्रपद्य और नकेन दो सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। मतलब कि ये सब जो है इनके द्वारा रचित, ये फेमस इनकी कुछ कृतियां हैं जिनके नाम से या जिनके द्वारा हम इनको जानते हैं।
कायदे से बात करूँ तो आप यहाँ पे 3-4 इनका वो है फेमस बुक है, फेमस इनका कार्य है। जब हम इस कहानी के को ख़त्म करने के बाद में एक और सीरीज़ को लॉन्च करेंगे तो वहाँ बताएँगे आपको कि केवल आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। लेकिन इसमें कोशिश करेंगे एनसीईआरटी सॉरी बीटीबीसी की एक-एक लाइन को थोड़ा-सा डिटेल्ड मैनर में पढ़ें, so that we will get good command over this language, या you can say over this information। ये जो सूचना है लेखक के बारे में या इस कहानी के बारे में थोड़ा-सा हमें जानकारी मिल सके। क्योंकि अभी हमारे पास लंबा चौड़ा समय है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक-एक बात को कायदे से पढ़ें, सीखें, समझें, ज़रूरी भी हमारे लिए है। आगे बात करते हैं सर, आगे हमारा कहानी क्या है? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इसका क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा प्रयोगवाद, छायावाद, तो छायावाद आपके हैं, प्रयोगवाद हैं, इस सब का क्या मतलब होता है? जानते हैं क्या? प्रयोगवाद या प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता, जिसका बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे और वे कथ्य शिल्प, शिल्प समझते सर? शिल्प एक कला है, वो क्या होता है बताएंगे मुझे? शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध का मतलब होता है किसी चीज को प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिशन, निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी दृष्टि, आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई है और संकेतात्मक है, संकेतात्मक है, संकेत धनात्मक, संकेतात्मक। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया है जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं। तो ये सब उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है क्या कि इतना ज़्यादा डीप में आपसे सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पैनिक आपको होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस इसको आपको थोड़ा सा जानना है कायदे से, क्योंकि ये जो है इस कहानी को जो पढ़ने का जो आपका थीम है THEME, जो आपका थीम है THEME, थीम का मतलब होता है सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट को आप बोलते हैं विषय। और इसका मतलब होता है कि आखिरकार व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी या बिहाइंड दिस स्टोरी, कि आखिरकार इस कहानी के पीछे क्या वो क्या बोलते हैं, क्या वो लॉजिक है, क्या वह थीम है, जिनको आप सीखेंगे इस कहानी को सीखने के बाद, इस कहानी को पढ़ने के बाद। तो वो जो आपका मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप देखेंगे, स्पेशली इस किस में, इस स्लाइड में देखेंगे। एक बार देखिएगा, यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 के दांत जो आपका ये कहानी है, ये जिस बुक से, जिस किताब से संग्रहित है, जिस किताब से इसको लिया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह। इस किताब से इसको लिया गया है। आगे क्या है सर? यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। अंतर्विरोधियों को हम कभी कभी बोलते हैं, क्या आप हम इसको इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं, इजी वर्ड में, कंट्राडिक्शन को आप, या हम एक वर्ड और बोले क्या, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, लेकिन ये यहाँ पे कहना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, बोल लेते हैं हम, जैसे आपका अभी जेंडर, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी में क्या होता है? लिंग समानता। अगर आपके घर में आपकी बहन है और आपके घर में आप भी हैं, तो जितनी प्रायोरिटी आपको मिलेगा किसी काम को करने के लिए, शायद उतनी नहीं मिलती आपके बहन को। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कोई लड़का अगर स्कूल जाता है थोड़ा सा पहले भी और स्कूल के टाइम से थोड़ा देर बाद भी आता है, तो उसको उस तरीके से सवाल नहीं किया जाता है जितना कि एक लड़की के साथ किया जाता है। अगर स्कूल का टाइमिंग 9 बजे है तो बच्ची निकलेगी 9 से कुछ देर पहले, और अगर आने का टाइम 4 बजे है तो उनके पापा, उनकी मम्मी देखते हैं कि इनके आने का समय इतना बजे, जाने का समय इतना बजे है, तो उनके पास एक्चुअली द गर्ल्स दे डोंट हैव लॉट्स ऑफ टाइम या टू वेस्ट इट,
कि उनके पास मैक्सिमम टाइम बिल्कुल नहीं होता वेस्ट करने के लिए, बिकॉज इफ दे विल डू ऑल दिस थिंग्स देन दे विल हैव टू आंसर, दे आर रिस्पॉन्सिबल। उन्हें सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उन्हें होना पड़ेगा क्या, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके पापा, सॉरी उनके मम्मी के द्वारा, वेयर वर यू, कहाँ थी आप, आपने कहाँ समय गुजारा, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन बच्चों के साथ, मतलब कि लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात देखिएगा, हमारे इस समाज में अगर मध्यम वर्गीय परिवार के फैमिली में, मध्यम वर्गीय परिवार में कोई लड़की शादी कर लेती है लव मैरिज, तो समाज के लोग उसको किस तरीके से देखते हैं। और उसी फैमिली में, सॉरी वो मतलब उसी समाज में अगर कोई अमीर आदमी है जिनके पास पैसा है, और अगर उनके घर का बेटा खून करके भी आता है, अगर वह क्रिमिनल भी है, तो उस तरीके का सवाल उनसे बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो ये सब क्या है, एक ही समाज में जो आपका इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, आप बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये नहीं मिलता है आपको। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे, राजनीतिक लेवल पर जो है हम लोग क्या है, राजनीतिक लेवल पे हम लोग क्या है, समान है कि भाई एवरी वन हैज हिज राइट टू वोट, टू चूज देयर लीडर्स या हिज लीडर्स, एवरी वन हैज हिज ओन सिटीजनशिप। ये सब ठीक है, चलेगा। लेकिन हम सामाजिक तौर पे अगर देखें तो सामाजिक तौर पे जो है हम लोग क्या है, सामाजिक तौर पे हम लोग बिल्कुल भी एक नहीं है। चाहे वो एजुकेशन के विषय में हो, एजुकेशन हो, या आप बोल सकते हैं आरक्षण वगैरह हो, या स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर हो, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में तंज किया गया है, टॉन्ट मारा गया है, आलोचना की गई है उसकी, जिसको आपको समझना होगा यहाँ पे। तो कहानी क्या हमारा है, यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब। अब इस चैप्टर के जो आपके कुछ कैरेक्टर्स है, जिसमें से आपका एक सेन साहब है, सेन साहब की वाइफ है मेम साहब है, उनका एक बेटा है जिसका नाम कासू है, कासू को लोग जानता है खोखा के नाम से, और उनके पास 5 पुत्रियां हैं जिसको वो बोलते हैं कठपुतली के समान है ये, कि ये कुछ नहीं करती है। कुछ नहीं करने का मतलब है कि कुछ गलत नहीं करती है। और उनके यहाँ कुछ उनका ड्राइवर वगैरह है जिसको बोलते हैं सोफर, इस चैप्टर में सोफर कहा गया ड्राइवर को। उनके कुछ दोस्त भी आए थे उनके यहाँ, जिसमें से एक पत्रकार थे। इसके बाद उनके यहाँ जो है एक किरानी है जिनको आप जानते हैं क्लर्क, इंग्लिश में क्लर्क उसको बोलते हैं आप। तो उसका नाम गिरधर है, उनकी पत्नी है, और उनका एक बेटा है जिसका नाम मदन है। ये सब कुछ रहा, ये जो है कुछ कैरेक्टर्स है। दूसरी बात यह है कि उनकी बेटी के बारे में कुछ सवाल खड़ा किया गया है इस चैप्टर में, लेकिन मुझे लगता है क्या कि जब कहानी सामने आएगी तो वहाँ पे एक एक वर्ड को जब ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे इनको समझाना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। तो हमारा कहानी क्या रहा है सर, थोड़ा सा पानी पी लेता तक, चलिए। कहता है मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग के भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बनाए रखने के लिए संघर्षरत है। मुझे लगता है क्या कि इस संसार का, सॉरी इस देश का अगर सबसे बड़ा कोई कुरीतियां हैं या आप बोल सकते हैं कोई समस्या है, वो गरीबी है। और हमने शायद श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो आपका निबंध है जिसको लिखने की कोशिश की गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आधुनिक संविधान के दाता हैं, उनके द्वारा, तो उन्होंने बड़े कायदे से डिफाइन किया था गरीबों की परिभाषा कि गरीब किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति न्यूनतम खर्च पर भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं उससे गरीब कहते हैं। और इस समुदाय में
रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, गरीबी कहते हैं। और आपका जो गरीब है या गरीबी है, ये उत्पन्न होता है बेरोजगारी से। और बेरोजगारी जो है ये उत्पन्न कहाँ से होती है सर? एजुकेशन से, मतलब कि अशिक्षा से, नॉट एजुकेशन, अन, आप बोलते हैं ना, एडुकेटेड। तो जो लोग होंगे एडुकेटेड वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो होंगे अनएडुकेटेड, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो अशिक्षित है, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, जिनके पास क्या सर, शिक्षा का अभाव है, तो वहां पे जो है आपका ये जो बेकारी है, इसी बेकारी को आप आगे चल के बोलते हैं बेरोजगारी। इसी को आप आगे चल के बोलते हैं क्या, बेरोजगारी। और यही बेरोजगारी जो है ये जन्म देते हैं किसको, गरीब को। और इसी गरीब के समूह को आप बोलते हैं क्या, गरीबी। और जिनको ना जाने कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है, हर बात का जवाब देना पड़ता है। ये सब जो आपका सवाल है ये मिलेगा आपको इसका आंसर आपके इस स्लाइड में। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। वानगी का मतलब मीनिंग समझते क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि हम इसमें से थोड़ा सा एक एक वर्ड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला कहानी क्या है? यह कहानी सामाजिक भेदभाव। अब समाज में मुझे लगता है क्या कि पहला भेदभाव तो आपका होता है गरीबी और अमीरी को लेकर के। हालांकि अभी के जनरेशन में इसको जो है थोड़ा सा क्या किया गया है, ये कुछ कम है, लेकिन पहले के ज़माने में ये अधिक हुआ करता था। दूसरी बात क्या है, लिंग भेदभाव। हमने पहले ही बोला आपको कि आपके समाज में या हमारे समाज में अगर कोई लड़का किसी काम को कर करके आता है तो हम या हमारे पेरेंट उतना सवाल खड़ा नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी लड़की से कोई मिस्टेक होता है तो वी रेज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू हर, वेयर वर यू, व्हाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई डिड यू डॉट डॉट डॉट। बहुत सारा सवाल खड़ा होता है लड़कियों पे। तो मुझे लगता है क्या कि इन सवालों के पूछने के पीछे जो लॉजिक है वो पता होगा आपको। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा कहा गया है कि लड़कियां पर्दे की चीज़ है और पर्दे के अंदर अच्छा लगती है। लेकिन मुझे लगता है क्या कि अगर वो पर्दे से बाहर निकलेगी ही नहीं तो दुनिया कैसे देखेगी सर। और आप इस बात को भी जानते हैं कि इस देश का लगभग ऑलमोस्ट नॉट मतलब कि क्या बोलते हैं, राइट, लेकिन लगभग 51% के आसपास पॉपुलेशन आपका मेल है, 49 के आसपास आपका फीमेल है। मतलब जब देश की आधी जनसंख्या घर में रहेगी, आधा जनसंख्या पे सब कुछ डिपेंड रहेगा, तो उस देश का विकास होना शायद होने में बहुत समय लग सकता है। तो ये सब कहने की बातें ठीक है भाई, आप बोलने के लिए बोल देते इस बात को कि महिलाएं जो है पर्दे में लगती है, अच्छी ठीक है, बिल्कुल रहना चाहिए पर्दे में। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसको उसका राइट नहीं मिले, उसको उसका हक ना मिले, उसको बहुत सारी सारी यातनाओं को झेलना पड़े। अगर ऐसा होगा तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा। इन बातों को हमको और आपको समझना होगा। आपके समाज में या हम आपके बारे में या अपने बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमारा भाई किसी से प्यार करता है तो हम उस पर गर्व करते हैं। जिस समाज में भी चल रहा है हम उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। अगर हमारे परिवार का कोई लड़का किसी से बात करता है तो हालांकि गर्व करते हैं कि भाई इसके पास तो पावर है, कैसा करता। हालांकि ये कहना थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, ये गलत तो गलत ही होता है, लेकिन फिर भी उसको झेला जाता है। लेकिन उसी समाज का, उसी फैमिली का कोई लड़की किसी से बात करता है तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़ा होते हैं। इस बात को आप मानते हैं ना? अगर आपका भाई किस लड़की से बात करता है तो आप उनको समझाते तो जरूर है कि आप ऐसा मत कीजिए, गलत बात है ये। लेकिन अगर आपकी बहन किसी से बात करती है तो आप उनको डाइजेस्ट करना तो दूर की बात है, आपके माइंड में क्या क्या आता है, मुझे लगता है क्या कि बहुत ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये क्या गलत है, क्या सही है, हम उसमें क्या सुधार ला सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा हमें। आगे है
अब ये रहा आपका चैप्टर जिसको हमने किया स्टार्टअप। और आप जानते हैं विष का मतलब होता है जहर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस चैप्टर का नाम जो है विष के दांत ही क्यों रखा गया है, तो अगर मैं सवाल आपसे पूछूं तो बोलेगा सर अभी तो आप इसे पढ़ाए भी नहीं है। ठीक है, पहले पढ़ा लीजिए, पढ़ाने के बाद आपका जो भी सवाल होगा हम उसका आंसर करेंगे। तो ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। अब ये रहे इसके मेन कैरेक्टर, मेन तो नहीं है लेकिन इसमें से कैरेक्टर आपका ये भी है। ठीक है, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई श्रीमल एंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, समय कैसे कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर मतलब साफ करने वाला और ड्राइवर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है, मतलब हिदायत है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकना ना पाए। सेन साहब रहे आपके एक कैरेक्टर इस चैप्टर के जिसका नाम है 20 के दांत। कहानी का स्टार्टिंग हो गया है। उनके पास एक कार है, मतलब वो पैसे वाले इंसान है। उस जमाने में अगर उनके पास इस प्रकार की कार है जो 7,500 में आई है और उनके उस कार का स्पेशल क्लीनर है, क्लीनर साफ करने वाला है, सोफा ड्राइवर है। और इस तरीके से अगर उसका ख्याल रखा जाता है तो आप सोच सकते हैं कि भाई किस प्रकार के इनका रहा होगा, मतलब ये पूंजीपति वर्ग के लोग रहे होंगे। और इनकी जो वाइफ है जिनको बोलने के बाद में मेम साहब, तो वो भी है। और एकदम सख्त हिदायत है कि खोखा और खोखी, यहाँ खोखा कहा गया है मेल के सेंस में और खोखी कहा गया फीमेल के सेंस में। हिदायत है तो वो जो है कार के पास बिल्कुल भी क्या ना भटके। दूसरी बात ये है कि ताकीद का मीनिंग मैंने बोला भी आपको। और दूसरी बात ये है कि वो कार इतनी चमकती है, उसको इस तरीके से मेंटेन किया गया है, उसमें अगर कोई इंसान चाहे तो अपना फेस भी देख सकता है। आगे देखिएगा, आगे है लड़कियां तो 500 बड़ी सुशील है। 5-5 ठहरो ठहरो और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जो जीती जागती मूर्त ही हैं। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हुआ नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि वे सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है सॉरी कि वे कभी किसी चीज, उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती है और खेलती भी हैं लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि वे बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, वैसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें, कुछ सीख ले। और उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते भी हैं कि एक तुम लोग हो और एक मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है क्या? तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। अब इसको करते हैं व्याख्या। अब यहां पे बड़े प्यार से लिए हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी, किनका? सेन साहब का। क्या लिए और कैसे लिए इसके बारे में आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। क्या लिए हैं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेन साहब के पास 5 लड़कियां हैं और पांचों लड़कियों को इस तरीके से तालीम दी गई है कि उनको क्या करना है उसको होल्ड पर रखिए। उनको क्या करना है अभी इसके बारे में बात ही नहीं कीजिए, उनको क्या क्या नहीं करना है
इस बात की तालीम उसको जो है अधिक दी गई है। यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, यू विल केयर अबाउट इट, कि आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, और इस बात की जो समझ है आपको होना चाहिए। तो आपका जो वो है क्या बोलते हैं सेन साहब की जो लड़कियां हैं, उनको पता है कैसे हंसना है, कैसे खेलना है, कब खेलना है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सभी तालीम उनको दिया गया है। और उनके आसपास के उनके सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, अगर उनका बच्चा कभी गमला तोड़ दिया, किसी चीज़ को उखाड़ दिया, तो उस हालात में होता क्या है, उस सिचुएशन में उनके समाज के लोग ऐसा एग्जाम्पल पेश करते हैं कि समाज के जो लोग हैं वो इस बात का एग्जाम्पल देते हैं कि भाई अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो आप सेन साहब से सीखो, सेन साहब की लड़कियों से सीखो कि कितनी प्यारी बच्ची वो लोग हैं। उनकी बातें सुनो, उनकी मुस्कान देखो, उनका जो कार्य करने का तरीका सो देखो, उनका जो एक्टिविटी है सो देखो, ऐसा लगता है कि शिद्दत से किसी ने पाला है उन्हें। इस तरीके का मारता है टॉन्ट उनके समाज के लोग, जबकि बात ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि सेन साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि देर इज नो एनी फ्रीडम विल गेट, मतलब किसी प्रकार की कोई जो फ्रीडम नहीं मिले, किनको, उनकी लड़कियों को, उनको कितना हंसना और कहाँ हंसना है, उनको क्या करना है और कहाँ करना है, इनकी तालीम उसको अच्छे से दी गई है। और होता है ना कभी कभी कि आपके घर के आसपास कोई लड़का बहुत अच्छा है और बाकी लोग जो है उतना अच्छा नहीं है, तो जब भी आपके समाज में कोई दूसरा बच्चा इस प्रकार का कोई काम करता है, तो आप उसको उसका एग्जाम्पल देते हैं कि भाई कैसा इंसान हो आप, आपको उनसे सीखना चाहिए, आपको उनसे सीखना चाहिए, आप उनसे सीखिए। तो यहाँ पे सेन साहब की लड़कियों की संज्ञा दी जाती है उनके समाज के लोगों के द्वारा। अगर उनके समाज के लोगों के बच्चे अगर मिस्टेक करते हैं तो ठीक है। आगे है, आगे है, तो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, क्योंकि उनको पता था भाई कि इनको यहाँ पे आना ही नहीं है। ठीक है, आगे सवाल क्या है, लेकिन खोखा भी तो है। यहाँ खोखा कहा गया है सेन साहब के बेटा को, सेन साहब का जो बेटा उनका नाम कासू है, और कासू को क्या कहा गया, खोखा। और उनकी जो पांचों लड़कियां हैं, जिसको कठपुतली कहा गया है, तो उसे कहा गया खोखी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ सवाल क्या है सर, यहाँ सवाल है, लेकिन खोखा भी तो खोखा है भाई, 5 बेटी के बाद इनका जन्म हुआ है खोखा का, तो इतना लार प्यार इसको मिलता है कि उस लार प्यार के कारण जो है, उस लार प्यार के कारण जो है ये बच्चा क्या हो गया, बिगड़ गया है, और इसका बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर। इन तमाम बातों को आप सीखेंगे इसमें। सबसे छोटा है खोखा, नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। नाउम्मीद वर्ड समझते हैं सर, बोलिए। चलिए, मतलब उनसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है। बुढ़ापे की आंखों का तारा है, यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। मतलब भाई 5 बेटी पहले से बड़ी बड़ी है, ये छठा बच्चा है, मतलब पहले से ये ओल्ड है, तो फिर वह और वो ये ओल्ड है, इनका बच्चा बहुत बच्चा है, तो अब ये उनसे क्या बुढ़ापे के सहारे का करेगा, उम्मीद करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन मानने लगते हैं कि बात, सॉरी क्या बोलते हैं उसको,
सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिभाव, क्या बोलते हैं उसको, आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी रह गई थी। होता है ना भाई कि भाई 5 लड़की हो गया, अब लड़का तो होगा नहीं, लेकिन लास्ट में जो इनका उम्मीद था पूरा हुआ खोखा के रूप में। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से हो सकता था। मतलब ये जो खोखा है वो इस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, वो इस प्रकार का बच्चा है कि इसके बारे में कहा गया है, वो अपवाद नहीं है, उसके साथ ऐसा बिहेव किया गया है, उसको ऐसा माना गया है, उसको इतना प्यार किया गया है कि बिगड़ गया है। और अगर कार की खतरा, जो चमचमाती कार है ब्लैक कलर की जो 7,500 में आई थी, अगर उसकी खतरा किसी को है या किसी को थी तो वह सिर्फ और सिर्फ किसको थी, किससे थी, खोखा से थी। आगे क्या है सर, आगे है चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे अब आप। अच्छा, इतना ही से काम चलाते हैं क्या? बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनू का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें उसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी, सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब जो है बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने बेटा को क्या बनाएंगे, इंजीनियर। भाई ठीक है, आप बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझना होगा कि अगर सामने वाला एटलीस्ट आपको बोलने का मौका तो दे, कि बोलने का मौका भी नहीं देते हैं। बच्चा से भी आपने नहीं पूछा है, आपने खुद लिया डिसीजन कि मेरा बेटा यही करेगा, ठीक है, तो इससे बेवकूफ़ी कहा जा सकता है। अपने लड़कों को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है सर, वह तो उससे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे होगा बनाना, यह गलत है, ठीक है। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी भी इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कूस की पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियों अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं, हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। का मतलब ये हुआ, इनके हिसाब से इंजीनियर की पढ़ाई जो है, इनके बेटा को एक काठ की मिस्त्री वो करवाएगा, कोई पढ़ाई कराएगा। मतलब कोई स्कूल है, कॉलेजेस है, ट्यूशन्स है, इनका जो वहाँ जाके सीखना, इसके बाद प्रशिक्षण लेना, ये सब नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि भाई बाहर से जो आता है, मेरे यहाँ काठ के जो मिस्त्री है वो आता है, इनके साथ कुछ ठोक ठाक करता है, ठोक ठाक करने से जो हाथ की जो उंगलियां हैं वो क्या होगी, स्ट्रांग होंगी। और अगर ये स्ट्रांग होगी ना सर,
तो बाद में जो है वो जब मेरा बेटा बनेगा इंजीनियर तो उसको दिक्कत नहीं होगा। और इसी बात को जो भारतीय लोग वो समझते नहीं हैं। ऐसा एलिगेशन इनका भारतीय लोगों पे, किनका? सेन साहब का। आगे देखिएगा, आगे कहानी क्या है। आगे कहानी है, एक दिन का वाक्य है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे थे, गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साउद अधारण हैसियत के अवचारणविश अवचारणविश थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का होगा, गलत है, हमें लिखा है तड़का। साथ में उनका क्या था? लड़का भी था। साथ में उनका लड़का भी था। अब जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ा था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि ये प्रचा नहीं बच्चा होगा। उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, भाई सेन साहब आकर के बोलते, हुसैन साहब तो वहीं पर थे, बिना उनसे कुछ सवाल किए सेन साहब उनको कहते हैं, भाई हम तो अपने बेटा को इंजीनियर ही बनाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल बनाइए, लेकिन बातचीत की गरिमा होती है। जब कोई सवाल आपसे किया जाएगा और इसके बाद आप उसका आंसर देंगे तो मज़ा आता है। सवाल जो है आपसे नहीं किया गया है और आप देते हैं आंसर तो थोड़ा सा क्या लगता है, बदतमीजी लगता है। आगे क्या है सर? स्कूल तो जाता ही होगा ना। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, संग साहस, यहाँ होगा सेन, गलत है, और यहाँ होगा साहब। सेन साहब से यहाँ होगा ने। सेन साहब ने कितना गलत है भाई। सेन साहब ने शुरू किया कहना ऐसा कि खोखा को मैं इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। खोखा को मैं इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर वो थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। अब जो अच्छे लोग होते बोलते कम हैं और आपके मूर्खता का मजा लेते हैं कि कोई इंसान इस कदर मूर्ख हो सकता है। आगे कहानी क्या है? मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन, समझते, विनम्र इंसान, जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के लिए शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। मतलब कि सेन साहब को ऐसा लगा कि भाई पूछा इनसे था, आंसर मैंने दिया, और उसमें भी क्या, तो बिना किसी के पूछे बिना मैं ये बता दिया कि मैं तो भाई अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। लेकिन इनके शब्दों में वजन था। इन्होंने कायदे से अपनी बातों को रखी कि नाजी ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरा बेटा एक जेंटलमैन इंसान बने, और वह क्या बनेगा, कैसा बनेगा, इसको उसकी पूर्ण आज़ादी है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। मतलब ये कि देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन अबाउट हिज करियर, देयर इज नो एनी प्रेशर। ऐसे कोई दबाव नहीं है कि मैं जो चाहता हूं ये वही करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात आपको समझ में आ गई? और ऐसा जवाब सुन करके जो सेन साहब है, इनका थोड़ा सा, इनको लगता है कि हम थोड़ा सा बेवकूफ़ वाला बात किए हैं और ये अपनी गुस्सा को जो है ऐंठ कर रह जाते हैं। इस तरीके से भी मेरा कोई मजाक बना सकता है या मेरा मजाक बन सकता है। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। सोफर को आप बोलते हैं ड्राइवर।
ठीक है। जो इनका सोफर था वो क्या कर रहा था, किसी से उलझ रहा था। एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिससे वो रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा 4 बार सोफर की ओर झपटा था। क्या किया था? झपटा था। अब क्यों झपटा था, ये सवाल तो आपको खुलेगा, लेकिन उसका जो आंसर है वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा कि सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। वो औरत जो थी वो थी गिरधर की पत्नी। ठीक है। और जो गिरधर था वह था सेन साहब का किरानी। और इन्हीं का रहता बेटा, जिसका नाम होता मदन। और मदन चूंकि उनके गाड़ी की तरफ क्या करता है, छूना चाहा था, तो ड्राइवर उसको धक्का दे देता है। तो मदन का जो बाएं पांव का जो घुटना है वह फूट जाता है, और वहां से आता है ब्लड, जिसके कारण उनकी जो मम्मी है, उनकी जो माता श्री है, वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जब देखती है सेन साहब को आते हुए तो कुछ बोलती क्या है, नहीं है। उसी वाक्य के बारे में से बात किया गया है। कहता है सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। यहाँ पे ऊ नहीं होगा, छूना होगा यहाँ पे। ठीक है, गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा 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 जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठ को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयम समझते हैं ना, पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ गलत टाइप किया हुआ सर। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर कौन सी बात, ऐसी कौन सी बात हो गई भाई? चोट किसको लगता है? चोट लगता है गरीब लोगों को, अमीर लोगों को चोट नहीं लगता कभी भी। यहाँ पे इस बात को कहने का सेंस क्या है? सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। चोट लगता है अमीरों को। गरीब का जो बॉडी होता है, उसका बॉडी होता है स्टील का, उसका बॉडी होता है लोहा का होता है, उसके पास उसको चोट नहीं लगता है। पहली बात, गरीब के जो जो इंसान गरीब होते हैं ना, उसके बॉडी में ब्लड नहीं होता है, उसके बॉडी में पानी होता है। इस तरीके का टिंज कसते हैं, इस तरीके का टोंट मारते हैं कौन? नलिन विलोचन शर्मा जी, और कहते हैं कि भाई कासू को अगर कुछ होता तो कासू कासू है, खोखा खोखा है। खोखा सेन साहब का बेटा है। मदन क्या ही कर लेगा भाई, उसका क्या करियर, उसका क्या फ्यूचर है, समझे कि नहीं? उसको क्या दर्द हुआ होगा। आगे है, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट यहाँ पे होगा, खट खर नहीं होगा, खटखट होगा, की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों ने सॉरी करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके यहाँ होगा, कल नहीं यहाँ पे होगा, पाठ पुर्जा यहाँ पे होगा। उसके पाठ पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है। मतलब बदतमीजी का एक सीमा होता है। एक छोटा सा बच्चा है जिसको
खुद से खड़ा होने का होश नहीं है। उसने गाड़ी का जो मोटर था उसके पीछे का जो क्या बोलते हैं लाइट था, उस लाइट को चकनाचूर कर दिया है। और इस पर वो बोलते हैं सेन साहब कि आपने देखा, कि आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी से जो मेरा बेटा है ये उस बल्ब के अंदर में क्या क्या होता है उसको जानने के लिए कितना दिलचस्प रखता है, मतलब कितना इंटरेस्टेड है। और इसीलिए मैंने इस बात को कई बार कहा आप लोगों को कि आई विल मेक माई सन एज सॉरी एन इंजीनियर, कि मैं अपने बेटे को जो है क्या बनाऊंगा, इंजीनियर, अभियंता बनाऊंगा। मैं उसके इसी गुण को देख करके मैंने बात बोला है कई बार। अब आगे क्या कहता है, फिर किसी वक्त मोटर के पीछे, हाँ, फिर किसी वक्त मोटर के पीछे खट खट, यहाँ पे होगा खट, खर नहीं होगा, खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके से सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है और उसके पाठ पूर्जा में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। इसको अपना अभी पढ़ा था, इसको हम दोबारा पढ़ा लिए। आगे है, आगे है कि और मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा, चलिए ठीक है। नहीं, ये और नीचे आएगा। चलिए, अब यहाँ क्या है, सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, ठीक है, अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, और देखते भी तो कुछ समझ नहीं पाते, इसमें कोई शक ही नहीं है। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ गई। उनकी निगाह अचानक अगले चक्के पर पड़ गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों की, यहाँ चक्का होगा, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आओ, पंप ले आकर हवा भर दो और हाँ कुर्सियां लोन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। मतलब ये कि जो कासू था वो ना सिर्फ क्या किया था, कासू जो है ये ना सिर्फ उस मोटर का जो बल्ब है उसको फोड़ा था, इसके साथ साथ वह दो पहिए का जो हवा था उसको भी निकाल दिया था। अब इसको देखते थोड़ा कहानी क्या है। अब कहानी है, ड्राइवर ने कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कालू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। ये गलत होगा, यहाँ पे चिला नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, चला गया। ठीक है, आगे क्या है, आगे है
मुखर्जी यहाँ पे होगा, मुखर्जी लिखा गलत है, मुखर्जी होगा। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और नॉट और यहाँ और होगा। वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लोन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कू से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं जब तक कि चबको में पंप नहीं हो गया हो और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए हो। मतलब ये कि इनका कहना है लेखक शर्मा जी का कि इसी प्रकार का जो फालतू की बातें हैं वही कर रहे थे कि अगर मेरा बेटा ऐसा करता है तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि मेरा बेटा बनेगा इंजीनियर। क्या बनेगा? मेरा बेटा क्या बनेगा? बनेगा इंजीनियर। आगे बात कर लेते सर, हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। सेन साहब अंदर लौटे तो ये क्या है सर? बेरा, ये गलत लिखा हुआ है। को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, ये बेरा की जगह दूसरा चीज होगा सर, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया गया क्योंकि उसकी पत्नी और उनके बेटे के साथ झड़प हुई थी। किनको? सेन साहब के ड्राइवर को। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मतलब मदन आजकल अब क्या बोलते हैं, गलत काम कर रहा है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो तो अलग की बात है, लेकिन मना करने पर भी ड्राइवर की ओर वह क्या किया, झपटता रहा और मैं इस बात का गवाह हूं। अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा और ऐसे ही बच्चे आगे चलकर गुंडा, चोर और बदमाश बनते हैं। ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और बदमाश बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था बीच में। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात अगर दोबारा हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इस तरीके से उसको जलील किया जाता है, समझाया जाता है उनके बेटे के इस काम को लेकर के। आगे क्या है? आगे है, उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार, मतलब कि जब गिरधर मार रहा था अपने बेटे को तो उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ है, जो रोने की आवाज़ है, वो आवाज़ आ रही थी। तो उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर, उनके घर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागर, शयन कक्ष का मतलब होता है सोने वाला कक्ष जिसमें आप सोते हैं। शयन कक्ष, शयनागर गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ पूछलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही कि गिरधर जो है ना, गिरधर समझदार आदमी है क्योंकि वह अपने बेटे को मारता है। गिरधर जो है ये समझदार आदमी है, उसकी बीबी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है कि मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड।
मतलब कि इसको इस तरीके से मारा जाए कि ये ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बच्चा का जो लाइफ है वो हो जाएगा स्पॉइल, मतलब होता है खराब हो जाएगा। आगे है, आगे है माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींचा रही थी। देखिए, क्या बोलते हो उसको, माता सेन, मतलब कि यहाँ माता ने मिस सेन होगा, जो कासू की माँ है, जो सेन साहब की पत्नी है, उनको गुस्सा आ रहा था सेन साहब के बदतमीजी पे। लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो अपने पति के खिलाफ कुछ बोले। तो वो क्या कर रही थी, वो मदन की वो अपने गुस्सा जो है मदन पर ही निकालती और क्या बोलती, वो आगे लिखा हुआ है कि माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच, अपनी गुस्सा मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिकमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का जो आदत है, रुदन रुक गया, या गलत लिखा हुआ है। अब मदन का जो रोने का आवाज है क्या हो गया, रुक गया। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के सैनागर में, सैनागर तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि मारने जब आप किसी को पीटते हैं, किसी बच्चा को, तो पहले वो चिल्लाता है जोर से और बाद में सिसक सिसक के रोता है। तो आपने गाना भी सुना होगा कि सिसक सिसक के हम बहुत रोए, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो हमारा कहानी है वो ये कहता है कि मदन के जो सिसकने की आवाज है वो सेन साहब के घर तक नहीं पहुंची, नहीं तो उस पर भी कमेंटबाजी करते के करते ही रहते। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। क्या है ये, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया सर। मजा अब आता है। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते, अहाते होगा क्या, एक बार देख लीजिएगा, कि बगल वाली गले में, सॉरी, बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्दे छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। मतलब इसको भी मन हुआ कि भाई मैं भी अब ये मैं भी लट्टू नचाऊंगा, मैं भी लट्टू नचाऊंगा। अब कहता हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। अब यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है, हंस किसको बोले हैं, कासू को, और कौवा किसको बोले हैं, मदन को। क्योंकि मदन क्या है, गरीब का बच्चा है और आवारा गर्दी के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। और कासू क्या है, बनने वाला इंजीनियर, और ये सेठ का बेटा है। ठीक है, आगे हमारा कहानी क्या है, कहता है तबीयत मचल गई और हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रूप के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे को कोई नहीं, क्या बोलते हैं, दूसरे लड़कों को कोई खास, दूसरे बच्चों को जो है कोई खास, क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं थे, उतना फिक्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों में, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी सर। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे पास, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। अब कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरी पर, सॉरी उस वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बड़ी बहनों पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ और मदन को घुसा और रसीद कर दिया। मतलब मदन को एक गुस्सा मार दिया।
अब बच्चा लोगों को घंटा फर्क पड़ता है भाई कौन अमीर है कौन गरीब है। अगर आप मारिएगा तो आपको भी मारेगा। अब यहाँ कहानी क्या है, अब यहाँ कहानी क्या है, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, यह जो लड़ाई थी वो हड्डी और मांस की लड़ाई थी। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते। बंगले के पिल्ला कौन है, कासू है। और गली के कुत्ता कौन है भाई, गली के कुत्ता मदन और मदन के दोस्त। गली का कुत्ता मदन और मदन का दोस्त है। अहाते में यही लड़ाई हुई, क्या बोलते हैं उसको, हो रही थी। तो कासू जो है, सॉरी, अगर यही लड़ाई जो है उसके आंगन में हो रही होती, बंगला में हो रही होती, तो कासू शेर होता। लेकिन वो लड़ाई गली में हो रही थी और वहां मदन शेर था। वहां से तो 1 मिनट बाद भी वो रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तब। लेकिन बच्चों को इतनी अवल कहाँ कि उन्होंने न तो अपने दर्दमनीय लीडर, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, दुर्दमनीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। देखिए यहाँ पे जो आपके शर्मा जी है वो ये कहना चाहते हैं कि मोहल्ले और झोपड़ी वाले, मतलब कि बिल्डिंग वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर बिल्डिंग वाले जीतते हैं, बंगले वाले जीतते हैं। क्या रीजन इसके पीछे है, इसके पीछे रीजन ये है कि एक झोपड़ी वाले के खिलाफ दूसरा झोपड़ी वाला बोल देता है, इसीलिए झोपड़ी वाला हार जाता है। लेकिन यहाँ अगर कायदे से बात की जाए तो इनको सॉरी, मदन जो था बच्चा है और एक बच्चा को दूसरे बच्चा के साथ क्या करना है उसको इसकी उतनी समझ क्या होती नहीं होती है। तो उनके जो दोस्त लोग थे जो उनके साथ खेल रहे थे वो अलग हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, दोनों की लड़ाई का मजा लेते हैं। लड़ाई के बाद कासू जो है अपने घर चला जाता है, लेकिन इसी बीच मार के उसका 2 दांत तोड़ देता है। कौन, मदन। और देखिए इसके बाद क्या होता है सुख। लेकिन बच्चों को इतनी अव्वल कहाँ कि उन्होंने न तो अपने दर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही की। हालांकि लड़ाई के बाद दोनों क्या हो गए, लोग क्या हो गए, अलग हो गए, तितर बितर हो गए। आगे है, आगे क्या है सर, मदन घर नहीं लौटा। अब मदन को पता था भाई कि अगर हम घर लौट गए तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पिताजी हमको बहुत मारेंगे। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, जाता भी कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे घर होगा। घर में घुसा, उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर तो था, डर तो था कि डर तो यही था कि आज मार और दिनों से थोड़ा सा अधिक लगेगा, ठीक है। लेकिन उपाय भी क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा, मां नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उससे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबूजी गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वो ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो कि साहब ने सिर्फ यही कहा है कि तुम्हारी छुट्टी हो गई, अब तुमको यहाँ से जाना है। अब जो है तुमको यहाँ पे रहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है भाई, कहीं और जगह काम कर लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं। अब मदन को लग रहा था कि भाई मेरे बारे में कुछ बात किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी सजा की तजवीज गलत लिखा हुआ यहाँ पे, होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। तो इससे होता है क्या है कि अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की उन उत मतलब लोटे की टन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल गया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। सदन चौंक कर घुमा और मार खाने की यहाँ होगा अचानक चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथ से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटता था, बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत खींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। सदन हक्का बक्का अपने पिता मदन जो है, सॉरी यहाँ पे होगा मदन होगा, क्या होगा, मदन होगा यहाँ पे, और लिखा गया सदन। मदन के बिल्कुल पास आ गया। अचानक वो ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया और उसने लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया। मदन हक्का बक्का रह गया। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। कहता है गिरधर के इस बिहेवियर से मदन थोड़ा सा हो गया शॉक्ड, और उसे जो है उसे यह बात याद नहीं था कि उनके पिताजी ने उसे इस कदर प्यार कब किया था। ठीक है, और यहाँ कहता है क्या कि उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है जो किसी की नौकरी से निकालने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा मालिक को, और एक तूने तो बे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा हा हा। इसके बाद यहाँ क्या करते हैं, हंसते हैं ये। तो इस तरीके की क्या था, आपका कहानी था, और इस कहानी को आपने एंजॉय किया होगा। और अब हम आपसे मिलेंगे क्लास 10th के आपका जो नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, जो चैप्टर है जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, उसको लेकर के हम मिलेंगे आपसे। ठीक है जी, उसको ले करके मिलेंगे हम आपसे, और तब तक के लिए बाय। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए।